हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा था, क्लास 9th में चैप्टर का नाम था रेखा और कोण। तो इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, जैसे समांतर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखा को कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं आप कह सकते हैं कि वे रेखाएँ जिन्हें कितना भी बढ़ाएं हम आगे या पीछे, वो आपस में कहीं पर भी मिलती नहीं है, तो वो समांतर रेखाएं आप कह सकते हैं। और तिर्यक रेखा क्या होती है? इन दो रेखाओं को जो रेखा एक तीसरी रेखा जो इनको कहीं अन्य बिंदुओं पर जो काटती है उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये एक रेखा आ रही है जिसको आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसको एक अन्य बिंदुओं पर काट रही है, तो इस रेखा को तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा है। ठीक है, तो इनसे कुछ संबंधित कुछ कोण हैं जो हमें यहाँ पर सीखने हैं, तो उनके बारे में ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले इन रेखाओं को मैं नेम दे देता हूँ। तो पहली जो रेखा है समांतर रेखा वो ए बी मान लेते हैं, और दूसरी है सी डी। ये सी डी हमारे पास में रेखा हो गई, और ये तिर्यक रेखा हमने मान लेते हैं, ये एक पी मान लेते हैं, और ये एक क्यू, पी और क्यू। इस तरीके से हमारे पास में दो रेखाएं हो जाती हैं जो समांतर हैं, और एक तिर्यक रेखा एक है जो कि पी क्यू है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इन रेखाओं से कोण बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? तो मैं यहाँ पर कुछ कोणों के नेम दे देता हूँ, तो जिससे ये क्लियर हो जाए। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1 है, ये 2, दिस वन इज़ 3 एंड 4। ऐसे यहाँ पर ये 5, 6 और ये 7 और दिस वन इज़ 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? देखिए, जो 2 है और ये 6 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस करस्पॉन्डिंग एंगल के मैं यहाँ पर ग्रुप लिख रहा हूँ। एंगल सबसे पहले 1 से स्टार्टिंग करते हैं, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो है आप देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके का, बस पैरेलल लाइन चेंज हो रही है, एंगल का बनने का तरीका वही है। तो ये आपके इसमें एंगल 1 जिस तरीके से बन रहा है वैसे एंगल 5 बन रहा है। तो एंगल 1 व एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर एंगल 2 व एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। थर्ड अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल थर्ड आप अगर देखें तो यहाँ पर एंगल 3 व एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एंगल 4 के साथ में एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँ तो इस तरीके से स्टेयर से जैसा कुछ दिखाई देता है डायग्राम में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के फीचर्स होते हैं कि अगर जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे एंगल 1 और एंगल 5, तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक होता है अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण। तो एकांतर कोण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं? आमतौर पर इनको देखने से आपको जेड जैसा महसूस होगा, जेड जैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये होगा, या इस तरीके से ये इस तरीके से आपके पास में दिखाई देगा एंगल्स के। तो ये एंगल जो होते हैं वो एकांतर कोण अंतः वाले कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एंगल एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। तो देखिए, एंगल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो ये 3 के साथ में 5, एंगल 3 व एंगल 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 4 के साथ में 6, 4 व 6 ये एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। उसके में ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि एकांतर अल्टरनेट बाह्य एंगल अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल्स, तो ये आपके पास में जो है इन्हें आप कह सकते हैं। देखिए कौन कौन से बन रहा है बाहरी रूप से, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस तरीके से मैंने बताया था कि संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसी तरीके से एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दूसरे जो आपके इसमें बाह्य की बात कर रहा हूँ, तो देखिए बाह्य में एकांतर कोण आप देखिए ये आपके पास में दिस इज 2 के साथ में है 8, तो एंगल 2 व 8। ऐसे ही आपके पास में 1 के साथ में 7 व एंगल सेकंड आप लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में एंगल 1 व एंगल 7, ये आपके पास में एकांतर बाह्य कोण होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल से नेक्स्ट आते हैं, इन्हें बोलते हैं हम, उनका नाम होता है सह अंतः कोण। सह अंतः कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन थी उसके एक ही तरफ के एंगल, लेकिन उन पैरेलल लाइंस के बीच के जो एंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर आप देखिए पैरेलल लाइंस हैं, ये ए बी और सी डी, ये आपके इसमें करस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, इसके एक ही तरफ के एंगल यानी कि 4 और 5 हैं। तो यहाँ पर आपके इसमें एंगल 4
और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल है। सेकेंडली अगर इसके दूसरी तरफ देखें तो एंगल 3 और एंगल 6 है, ये को इंटीरियर एंगल है। तो इनमें एक खास बात ये होती है को इंटीरियर एंगल्स में कि एंगल 4 और 5 का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180। तो इन दोनों में खास बात ये होती है कि उन एंगल्स का यानी कि को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी तो हमने जो संगत कोण पढ़े थे जिन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह रहे थे वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोर्थ आपके पास में था। तो ये कम से कम एंगल की नॉलेज होनी चाहिए इसीलिए हम अब आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं 6.2। इतनी नॉलेज जब अगर आपके पास में है तो 6.2 एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 गिवन है, ठीक है, वो देखिए किस तरीके से गिवन है। मैं इसका डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपके इसमें एक लाइन एक तो ए बी पैरेलल करके लिखी हुई है इसमें, और दूसरी जो लाइन है वो सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन से। यहाँ पर एक रेखा ये तिर्यक रेखा आ रही है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम नाम मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कटान बिंदु इसको एम और इसको एन मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल एक्स से दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ पर ये 50 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर ये एक्स से दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और यहाँ पर 130 डिग्री दिया हुआ है। आपको ये कहा जा रहा है कि एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो वाई आपके पास में यहाँ पर है, दिस इज़ वाई, वाई आपके पास में यहाँ पर है, तो एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई के मानों के लिए तो यहाँ पर आप एक्स का मान इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो सिंस है ना एंगल ए एम और इसे अगर एन मान लेते हैं, एंगल ए एम एन प्लस एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 180 होगा। और आपको मैंने ये चीज़ पहले बता चुका हूँ, ये किस तरह के कोण है, एक ही सरल रेखा है, उसमें ये एक तरीके से उभयनिष्ठ रेखा कॉमन लाइन है। तो ये सरल रेखा जो है उसके ये जो बिंदु है इसके दोनों रेखाएं अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये कौन से कोण हुए, ये रैखिक युग्म वाले कोण है। तो इनको रीजन लिख देंगे, दिस इज रैखिक युग्म, रैखिक युग्म वाले कोण है ये। तो अब आपके पास में ए एम देखिए ये आपके पास में एक्स है, और ए एम पी दिस इज 50 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म के कोण। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 130 डिग्री। आप 50 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 180 में से 50 माइनस हो जाएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो अगर y की वैल्यू निकालें तो आप देखिए कि इनमें क्या संबंध है। आप कह सकते हैं कि एंगल जो आपके इसमें एम एन डी है, एंगल एम एन डी इज इक्वल टू जो है दिस इज सी एन क्यू, दिस इज एंगल सी एन क्यू। क्यू ये कैपिटल कर लीजिए क्योंकि हम पर हमारे पास में जितनी भी रेखाएं लिखी हुई है सब कैपिटल में है, तो ये सी एन क्यू एंगल हो जाएगा। अब ये वाला जो एंगल में y लिखा हुआ है और ये वाला 130 ही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, शॉर्ट में लिख दिया एकांतर कोण। वैसे एकांतर नहीं है, कौन से कोण, आप अगर ध्यान से देखिए तो रेखाओं के कटान बिंदु से बन रहे हैं। तो एक तरह से शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए ये सिद्ध करना था, पहले तो x का मान निकालना था, ये भी आपके से 130 आ गया, और y का मान ये भी 130 आ रहा है। अब हमारे लिए ये दिखाना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि सिंस एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल MND, ये भी कितना, दैट इज इक्वल टू 130, ये दोनों एंगल 130 है, ये भी 130 है, ये भी 130, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, जब दोनों एंगल बराबर है तो जो आप लिख सकते हैं जो एकांतर अंतः कोण है, जो आप कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD, इसलिए AB जो है वो CD के क्या हो जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम में 3 पैरेलल लाइन से गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं भी बड़ा करके एक तरीके से प्लॉट कर देता हूँ। तो फर्स्ट ये पहला लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये लाइन है, इस तरीके से 3 लाइनें गिवन हैं। दिस इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D एंड दिस वन इज E एंड दिस वन इज F। तो यहाँ पर एक और तिर्यक रेखा सी आ रही है, इसको आप चाहे नेम दे दीजिए, वैसे बुक में क्वेश्चन में इसमें नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन हम नेम दे दे रहे हैं। तो X, दिस इज, उसके बाद में यहाँ पर Y है, यहाँ पर दिस इज Y और फिर ये Z है। तो आपको कहा जा रहा है कि y और z का रेशियो 3:7 है।
तो आप लिख सकते हैं कि सिंस y/z=3:7। तो आमतौर पे हम कोई भी रेशियो को x कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना y की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 3k और z की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 7k। ये हमने मान लिया, y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू 7k। अब अगर आप देखें, ठीक है, तो y और z में कोई रिलेशन आपके पास में यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो y की वैल्यू को आपके पास में y को z के टर्म्स में अगर आप देखें तो ये आपके पास में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसके साथ में ये वाला जो संबंध है वो निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, यानी कि एक तरीके से हम इस पॉइंट्स को अगर मान लेते हैं, दिस इज आपके पास में A B C D हो चुका है। अब आप P Q और ये R मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं, ये आपके पास में जो एंगल है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखिए एंगल, अगर मैं इसको एंगल को मेंशन करूं तो आपके पास में ये जो एंगल होगा दिस इज एंगल CQZ प्लस दिस इज CQZ प्लस CQP प्लस एंगल CQP इज इक्वल टू 180 होगा। रीज़न है लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से आपके पास में ये जो एंगल होंगे उनका योग 180 हो जाएगा। तो ये आपके पास में देखिए, ये वाला आपके पास में कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास में दिया हुआ है, देखिए ये वाला आपके पास में दिया हुआ y, यानी कि CQP की वैल्यू y दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 180। और ये वाला एंगल आपके पास में, ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल CQZ। तो CQZ आ जाएगी वैल्यू, CQZ की जो वैल्यू है वो 180 माइनस y आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला एंगल आप कैलकुलेट कर लेंगे 180 माइनस y। अब अगर इन दोनों एंगल को देखें, जो मैंने CQZ लिखा है और अगर आप QZF की बात करें तो ये दोनों एक तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पास में कितना आ गया, दिस इज 180 माइनस y, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सिंस एंगल CQZ इज इक्वल टू एंगल QRF, एंगल CQR पॉइंट था, वहाँ पर मैंने Z लिख दिया है। तो एक चीज़ को ध्यान से लिख लीजिएगा, वहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये R मैंने पॉइंट लिख दिया है वहाँ पर, एक बार फिर से जरूर उस चीज़ को देख लीजिएगा। एंगल CQR प्लस एंगल QRF, एंगल QRF इसकी जो वैल्यू 180 है, तो ये आपके पास में y है। अब देखिए CQR की वैल्यू आपके पास में दिस इज y है। ये वाला एंगल देखिए ध्यान से जरा, एंगल CQP प्लस एंगल दिस इज CQP प्लस एंगल CQR इज इक्वल टू 180। ये वाला एंगल 180 है, तो ये वाला एंगल कितना है, दिस इज y, और ये वाला आप कैलकुलेट कर लेते हैं CQR। तो CQR की वैल्यू 180 माइनस, यानी इस तरीके से CQR की वैल्यू दिस इज 180 माइनस y हो जाएगी। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले लिख दिया था, मैंने इसको R की जगह मैंने Z लिख दिया था, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायग्राम में, 180 माइनस y हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जब ये आ चुका है, तो अगर इसको हम बात करें तो एंगल सिंस एंगल CQR इज इक्वल टू एंगल QRF, एंगल QRF ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास में ये क्या रीज़न है, ये एकांतर कोण है। और कैसा एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण की वजह से ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये 180 माइनस दिस इज y, और ये आपके पास में z है, तो 180 इज इक्वल टू y प्लस z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y और z की वैल्यू आपके पास में कितनी दी हुई है, y की वैल्यू आपके पास में है दिस इज 3k और z की वैल्यू है 7k। तो इस तरीके से 10k की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, तो k की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो इस तरीके से k की जब वैल्यू आ जाएगी तो हमारे लिए x निकालना था, तो y की वैल्यू निकाले, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू था 3k, तो 3 इंटू 18, 18 3 54। तो इस तरीके से 54 डिग्री ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए x और y कैसे एंगल है। अब यहाँ पास में 54 आ चुका है। अब हम x और अगर y की बात करें तो x और y कैसे एंगल है, सिंस तो x प्लस y का जो सम होगा दैट इज 180, को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। x और y जैसे आप लिख सकते हैं सह अंतः कोण, ये सह अंतः कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की आपने वैल्यू निकाली है 54, तो दैट इज इक्वल टू 180 में से 54 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 126 है। तो इस तरीके से आपके इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में
आपको ये एक तरीके से पहले लाइन्स गिवन है, एक लाइन है ए, दिस वन इज़ बी, फिर ये सी गिवन है, दिस वन इज़ डी, और ये आपके पास में इस तरीके से लाइन आ रही है। तो ये आपके पास में यहाँ पर जी है, ये एफ है, ये ई है, और ये आपके पास में वैल्यू, ये वाला आपके पास में एंगल दिस इज़ 126 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आपके पास में ए जी ई कैलकुलेट करना है, ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपके पास में जी ई एफ ये वाला कैलकुलेट करना है, और फिर एफ जी ई ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये सारे एंगल आपको कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये आपके पास में अगर इसको देखें पूरी एक एंगल को, सिंस एंगल जी ई डी ये आपके पास 126 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब जो होता है इसको आप एंगल को ब्रेक कर लीजिए फिर, तो इसको आप पूरे एंगल को लिख सकते हैं जैसे जी ई एफ, दिस इज एंगल जी ई एफ प्लस एंगल दिस एफ ई डी इज इक्वल टू 126। अब एफ ई डी को देखें, एफ ई डी लंब दिया हुआ है 90 डिग्री हो जाएगा, तो दिस इज कितना हो जाएगा, फिर जी ई एफ की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। तो जी ई एफ की वैल्यू के लिए आप 90 डिग्री को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो जी ई एफ आ जाएगा 126 में से 90 डिग्री को उधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज़ 36 डिग्री। तो जी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है ये 36 आ गया। ठीक है, अब आपके पास में इस एंगल को निकालना है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप पूरा त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो त्रिभुज के सारे कोणों का ये कितना होता है 180, उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारे पास में ये वाला एंगल जो है अगर आप देखें तो ये 126 है, तो ये वाला निकाल कर उसके साथ में ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, एकांतर कोण बन जाएगा, तो ये इजीली पड़ जाएगा। तो ये वाला एक तो हमने पार्ट निकाल दिया, दिस इज जी ई एफ, एक पार्ट ये हो गया। अब हम इस एंगल की बात करते हैं, तो ये सिंस एंगल ये वाला आपके पास में एंगल निकाल सकते हैं, तो सी ई जी जो होगा प्लस एंगल जी ई डी इसका भी योग 180 होगा। रीज़न क्या है, रैखिक युग्म से ये कोण भी आपके पास में, अब आप ध्यान से देखिए ये आपके पास में कोण की मैं बात कर रहा हूँ और इस कोण की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों कोणों का योग जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180, रैखिक युग्म है यानी कि लीनियर पेयर है। तो सी ई जी को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला 126 यूज़ कर लेंगे इज इक्वल टू 180। तो इस तरीके से सी ई जी की जो वैल्यू है दिस इज़ 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री आ जाएगी। अब ये वाला कोण और ये कोण कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो इतना मैं रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास में इसके लिए हम देखते थोड़ा सा और हमें देखना पड़ेगा। तो एंगल अब आप चलते हैं, तो ये वाले हमारे एंगल निकालना था, एंगल आपको निकालना था एफ जी ई, तो एफ जी ई इज इक्वल टू होगा जैसे सी ई जी के इक्वल, सी ई जी के इक्वल, और रीज़न है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण की वजह से ये आपस में इक्वल होंगे। और ये वाला हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना निकाला था हमने, सी ई जी देखिए 54 निकाला था, तो ये 54 के इक्वल हो जाएगा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, ए जी ई की बात करें तो देखिए सिंपल इसमें भी आ जाएगी, ए जी ई इज इक्वल टू होगा ए जी ई, ये जो कोण होगा ये वाला, और जी ई डी ये भी आपस में एकांतर कोण है, ये भी एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण की वजह से ये भी आपस में कितना होगा, ये अगर 126 है तो ये 126 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 126। तो इस तरीके से आपके पास में ए जी की वैल्यू ये कैलकुलेट हमने कर लिए, और एफ जी ई ये कैलकुलेट कर लिया। और नेक्स्ट आपके पास में एक और एंगल था जिसका नाम था जी ई एफ, जो हमने कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, वो आई थिंक कितना आया था 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन मैं नोट किया एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चन आप इसी तरीके के क्वेश्चन है ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।